आशीष द्विवेदी नई ताकत न्यूज़ चैनल से आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में गोरबी ब्लॉक बी के युवा नेता और युवा समाज सेवी जो कि रविंद्र पाठक जी और उनके साथ हैं संदीप द्विवेदी जी के साथ मैं कुछ वार्तालाप करना चाहूँगा और उनसे कुछ सीधी बात करने के लिए मैं आप सबको उनके सामने ले चलता हूँ और उनसे सीधी बात की जाती है। जी पाठक जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि जो आज की डेट पे हमारे गोरबी ब्लॉक बी में बेरोजगार और असहाय लोग हैं, जो युवा वर्ग है, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे और उनके लिए क्या कदम उठाना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर मुझसे दो बातें करने का फैसला किया है। चूँकि आप ये सबको ज्ञात है कि ये देश क्या अपितु कहें कि पूरा संसार ही कोरोना की वैश्विक महामारी से ग्रसित है और ऐसे में एक बड़ा युवा वर्ग जो हमारे देश की नींव है वो बहुसंख्यक रूप से बेरोजगार हो गया है। सारे युवा जो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे बाहर, जो कहीं बाहर जाके कार्य कर रहे थे, कार्यरत थे, वो सभी आज अपने अपने घरों में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी युवाओं को रोजगार प्रदान कराएं। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हमारे ब्लॉक बी क्षेत्र में 2 या 3 आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं जिनमें एक अच्छा खासा एक अच्छी खासी युवाओं की जो संख्या है उनको रोजगार प्रदान हो सकता है। कहीं न कहीं ऐसा सुनने में आया है कि जो माध्यम है, जो मध्यस्थ हैं, उनके माध्यम से कुछ सुविधा शुल्क का लेन देन करके युवाओं की भर्ती की जा रही है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल ऐसी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यदि ऐसा है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी बात और कही जाती है कि हमारे जो ब्लॉक बी के यूनियन के जो नेता हैं या कही जाए कि जो जनप्रतिनिधि हैं, वो पैसों के लेन देन की जो परंपरा चली आ रही है या उसे किसी की मध्यस्थता कही जाए या तो उसकी अफवाह कही जाए, वो भी यहाँ पे चल रही है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इसमें किसी मजदूर यूनियन के नेता का नाम नहीं लेना चाहता और न ही मैं उनके ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण करना चाहता हूं। मैं इस बात का खंडन करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो युवा है वो एक शिक्षित, बेरोजगार तो है लेकिन शिक्षित है जी। और उसे किस प्रकार से अपने शिक्षित होने का, अपने कुशल होने का प्रमाण देना है, ये वो भली भांति जानते हैं। इस बात का मैं खंडन करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके बारे में। और बेरोजगारों को आप रोजगार दिलाने के लिए आपकी अगले कदम या सोच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगली कदम, अब यहाँ पे कई सारे लोग आए दिन कंपनियों में हड़ताल करते हैं, उनका काम रोकते हैं, उनसे कहा जाता है कि नहीं आप मेरे इतने आदमी रखो, मेरे 50 रखो, मेरे 100 रखो। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हड़ताल करना ये एक अच्छी बात है और जनप्रतिनिधि जो होता है जी, उसके कोई सीमित व्यक्ति नहीं होते हैं। जनप्रतिनिधि का एक समूचा क्षेत्र होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक क्षेत्र से चुन के जाता है। ये कहना कि मेरे 50 व्यक्ति रखो या 100 व्यक्ति रखो, ये सही नहीं है। जनप्रतिनिधि को सबको साथ में लेके चलना होता है और हड़ताल करना अच्छी बात है। लोगों ने अपने अपने स्तर से हड़तालें की हैं, लेकिन युवाओं की बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए अभी तक कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए हैं किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा। और जो ये हड़ताल चल रही है, इसमें जैसे मैंने एक दिन मैं खुद गया था हड़ताल का जायजा लेने, उसमें ये देखा गया कि भाई तहसीलदार हो गए, एनजीओ वाले हो गए, उनकी कहाँ पे भूमिका आती है कि भाई हड़ताल में क्यों, सरकारी हड़ताल तो है नहीं कि किसी गवर्नमेंट की तरफ से मैं अपना हड़ताल कर रहा हूँ या किसी का मैं विरोध कर रहा हूँ या प्रदर्शन कर रहा हूँ, उसमें तहसीलदार हो गए, एनजीओ वाले हो गए, उनकी भूमिका कहाँ तक आती है? देखिए, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये एक परिसीमित क्षेत्र है और उस क्षेत्र के ये पदाधिकारी हैं और इस वैश्विक महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो,
किसी प्रकार की अभद्रता ना हो, किसी प्रकार का विवाद ना हो, ये जिम्मेदारी बनती है अपने प्रशासनिक अमले की। इसलिए उनकी भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कोयले का जो उत्पादन है, कोयले का उत्पादन और निष्पादन दोनों ही राष्ट्रहित में है जी। और शासन और प्रशासन राष्ट्रहित की सेवा और जनहित की सेवा में तत्पर है। इसलिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण कही जाएगी, उनको इस मुद्दे से अलग नहीं रखा जा सकता। जैसे कि कहा जाता है कि भाई जो जीएम है हमारे ब्लॉक बी के, उनके द्वारा कोई भी जानकारी खुल के नहीं दी जा रही है, या उनकी जानकारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप मीडिया बंधु देश के चौथे स्तंभ हैं। आप स्वतंत्र हैं किसी से भी बात करने के लिए। जहाँ तक मैं ब्लॉक बी के मुखिया के व्यक्तित्व से परिचित हूँ, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और आम जनों के, गरीब जनों के सहायक हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही इस कोरोना महामारी की स्थिति थोड़ी सी सामान्य होगी, उनके द्वारा विस्थापितों के लिए और बेरोजगार युवाओं के लिए निश्चित ही कोई न कोई अच्छे कदम उठाए जाएंगे। आइए मैं आप सबको थोड़ा सा संदीप द्विवेदी, जो युवा नेता है हमारे सिंगरौली जिले के, मैं उनसे बात कराता हूं और वो क्या कहना चाहते हैं इन विषयों पे, उनकी क्या राय है। आइए संदीप जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरा मानना है कि सिंगरौली के जो गोरबी ब्लॉक बी का प्रोजेक्ट है, उसमें अभी आउटसोर्सिंग कंपनी एक आई है, नीलकंठ जिसका नाम है। उसमें कुछ लोग मध्यस्थता करते हैं, कुछ चाहे वो प्रशासनिक हो या जो समाज सेवी लोग हैं, वो जाकर वहाँ पे इस प्रकार की का कोई भी वक्तव्य तो ना दें कि आप यहाँ का, या पहले हमें प्रावधान जो हमारा एक्ट में है या हमें नियम है कि 70% के जो बेरोजगार युवा हैं, जो आपके 8 जो प्रभावित गांव हैं, उनमें से उन लोगों को रोजगार पे मिलना चाहिए। चाहे संदीप जी, एक से मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगा, क्योंकि एनसीएल के किसी भी क्लॉज में ये नहीं लिखा हुआ है कि हमें 70% युवाओं को ही नौकरी देनी है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस चीज का लिखा, क्योंकि उन्होंने अपने एनसीएल ब्लॉक में नहीं डाला है। एनसीएल क्या भारत से अलग है, या वो अलग करना चाहते हैं एनसीएल के नियमों के खिलाफ? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल 70% का मगर जो हमारा स्थानीय जो हमारे युवा हैं जी, वो जैसे कि अगर मान लीजिए कि सपोज दैट 100 लोगों का मैन पावर हमें रखना है, तो उसमें 70 लोग हमारे जो विस्थापित गांव हैं, जो 8 गांव हैं गोरबी से जुड़े हुए, जो प्रभावित हैं, विस्थापित हैं, उनके युवाओं को, उनमें से 70 लोगों को रोजगार मिलना ही चाहिए। आप 30% आपके पुराने मैन पावर होंगे या कुछ बाहर के आते हैं, उससे हमें कोई समस्या नहीं है। आए दिन कंपनियों में कहीं ना कहीं से लोग पलायन कर आ रहे हैं और उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। ना उन्हें कोई क्वारंटाइन की व्यवस्था है, ना उन्हें कोई सैनिटाइजरिंग, ना किसी भी प्रकार की किसी को सूचना नहीं दी जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों को। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत गलत बात है। लोगों को खुद से प्रशासन को जानकारी देनी चाहिए कि आप उन्हें बताएं कि हम कहाँ से आ रहे हैं। 14 दिन का क्वारंटाइन जो नियम है सरकार ने जब लागू किया है, उससे सबको पालन करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और अगर किसी को पता भी चलता है तो कि अगर फलाना व्यक्ति आया हुआ है, वो बाहर से है, तो उसे प्रशासन को सूचना देना चाहिए, ताकि प्रशासन उसको क्वारंटाइन 14 दिन के लिए रखे। धन्यवाद। आइए हम आप सबको देखते हैं कि भाई ये इन्होंने इतनी जानकारी दी और इनको इतना समय मिला कि भाई हम युवाओं के रोजगार के बारे में सोचें और उनके बारे में कोई कार्य करें। चलिए, आपका धन्यवाद। न्यूज़ चैनल नई ताकत के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।